धीरे धीरे और फिर ऐसा लगा कि ये सारी समस्याएं सिर्फ अकालग्रस्त भाग के लिए है, जो शहर में भी ढेर सारी समस्याएं हैं, आप गाँव में जाते हैं जो गाँवों की समस्याएं हैं, तो सब जगह समस्या है। और ऐसा नहीं कि समस्या सिर्फ भारत में है, अब जैसे विकसित देश कहते हैं तो विकसित देशों में भी समस्याएं हैं, तो उनका क्या करें? ये तो आवाम की समस्या है, वहाँ पे एमपीएस की समस्या है, अकेले की समस्या है, तो ये समझने की स्थिति क्यों हो है? और समस्या जो है चाहे सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर है, ऐसा भी नहीं लगता था। व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक स्तर पर समस्या है, मानसिक स्तर पर समस्या है, फिर आगे बढ़ते हैं तो पारिवारिक स्तर पर ये सारी समस्याओं को कम की बढ़ गई है पिछले 40-45 वर्षों में। सोशल पैथोलॉजीज है ढेर सारे, वो भी सामाजिक स्तर की समस्याएं हैं, नेशनल लेवल पे समस्याएं हैं हमारे, इंटरनेशनल लेवल पे समस्याएं, और अंतिमतः इन सारी समस्याओं का बोझ जो पड़ता है वो पड़ता है तो क्या होता है? आदमी जो कुछ करता है गड़बड़ी, उसका अंतर जो होता है, जो उसका असर होता है, दिमाग असर वो पड़ता है, वो असर होता है किसी पर भी। तो वहां ढेर सारी समस्या, तो समस्या जो दिखती है देखते भी है, उनका एक अनुभव भी करता है ये समस्याएं हैं, तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? अगर हर समस्या का अलग अलग से विचार करके हम कुछ समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो फिर आप देखोगे ढेर सारे एनजीओ है, हर एनजीओ को अपना अपना कार्य करती रहती है और समस्या का हल निकालने का प्रयास करती है, अच्छी बात है, बात हुई नहीं। लेकिन जो जिस मूल कारण की वजह से ये समस्याएं पैदा हुई है, क्या हम वहां तक जाने वाले हैं या नहीं? अगर उस मूल तक हम जाते नहीं है, let's we go to that deepest root of the problems, we will be only doing problem shifting, problem solving नहीं होगा, problem shifting होगा। तो मेरे मूल क्या है? मेरे मन में विचार है कि इन सारी समस्याओं का मूल क्या है? तो मैं इस कंक्लूजन पर आया तो मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि व्यक्ति के जो हर व्यक्ति के उपभोग जो बढ़ रहे थे, कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, वो मूल में समस्या है। तो व्यक्ति का कंजम्पशन जब बढ़ता है तो शारीरिक स्तर पर समस्याएं पैदा होती है, तनाव जो है स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं वो मानसिक स्तर पर की समस्या है। स्ट्रेस की वजह से फिर जो शारीरिक समस्या का नाम इसको देते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड एलिमेंट्स और साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स, तो वो और एक समस्या बन जाती है, मनोसाइक का जो है वो समस्या बन जाती है। तो व्यक्ति के स्तर पर जो अंदरूनी प्रकृति में जो समस्या है, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं अंदरूनी प्रकृति, इसमें समस्या क्यों है? तो वो अतिरिक्त बढ़ रही है। अभी जो उपभोग बढ़ रहा है तो बाहरी दुनिया में जो चार अंक के स्तर है जीवन के, परिवार का स्तर है, समाज का स्तर है, राष्ट्र का स्तर है और पर्यावरण प्रकृति का स्तर है। तो व्यक्ति का उत्पादन जो बढ़ता है तो इसलिए उत्पादन बढ़ना पड़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो ये खाएंगे ज्यादा, खाएंगे ज्यादा, खाएंगे ज्यादा, उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन बढ़ाने की निरंतर उसकी वजह से बाहरी संस्थाओं में बाहरी स्तरों पर बुरे असर होते हैं। पति और पत्नी दोनों पैसे के पीछे पड़ जाते हैं तो परिवार टूटते जाता है, बच्चों को संस्कार करने वाला कोई रहता नहीं है, बूढ़े लोगों की जो वयस्क लोग हैं हमारे परिवार में उनकी समस्याएं बढ़ती है तो वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं कि तो पता नहीं चलता कि दिन भर किसके साथ में है, उनका हाथ में मोबाइल नहीं है, उसकी तो मोबाइल पर वो क्या देखता है, क्या करता है, इसको किससे संवाद होता है, कुछ पता नहीं चलता वहां। तो कहते हैं कि लोग देखते हैं तो मोबाइल इस्तेमाल करने वाली विकसित दुनिया है, वहाँ ज्वेलरी क्राइम करके बहुत बड़ी समस्या होगी इन दिनों। तो मैं वो नहीं जाना, ये जो जैसी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होती गई, बच्चों के हाथ में पहुंचती गई, तो बच्चों की सारी समस्या, बच्चों के हुआ कि पुणे में एक बार ऐसा हुआ कि पुणे की म्युनिसिपैलिटी की स्कूल है, महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका के, तो वहां पर डाटा इसका इकट्ठा किया गया। तो महानगर पालिका जो बच्चे अक्सर कुछ ज्यादा होशियार वगैरह होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, तो हमें पीपी का बहुत अच्छा प्रमाण जो है वो दिखता है। तो बीपी छोटे बच्चों स्कूली बच्चों में बीपी का बढ़ना ये एक समस्या बन गई, कारण क्या अलग अलग है। तो शिक्षा जो है आज वो तय कर रहे हैं, वो कंपटीशन है, मार्कों के लिए है, और दूसरे को पीछे रखकर आगे जाने वाले जो टेंशन रहता है नंबर और मार्क हासिल करने का, और ढेर सारे टेंशन आगे क्या होगा, तो आपको समस्या है। कल मैंने एक पेपर दिया
तो IIT के 36% लड़के बेरोजगार है। तो IIT में कई बार कई पहुंचने की बात ये न्यूज थी, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा ये डाटा प्रस्तुत किया गया कि IIT तक के लड़के बेरोजगार, तो बाकी लड़के होंगे, तो बेरोजगारी समस्या बन जाती है। लेकिन ये सारा यूथ ऑर्गेनाइज, यूथ क्राइम, तो सोशल प्रॉब्लम है। फैमिली लेवल पे पति पत्नी का झगड़ा नहीं है तो डिवोर्स का प्रमाण बढ़ जाता है। ऐसा करने के जो विकसित देश है उसमें 1/3 प्रमाण है डिवोर्स का। 33% is the divorce rate in US और Sweden, in some countries of Europe also। तो सारी समस्याएं परिवार के स्तर पर वो ज्यादा होगा, इसलिए अतिरिक्त है, इसलिए उत्पादन अतिरिक्त है, इसलिए हमें पैसा अतिरिक्त कमाना है। तो समाज के स्तर पर सोच सोचो कचरा जो कुछ है, खून खराबा है, क्राइम से सब चल रहे हैं, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, ये सारी सामाजिक समस्या है, फिर इसी कारण। राष्ट्रों के स्तर पर जो राष्ट्र के अंतर है, कॉलोनियलिज्म चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे कॉलोनियलिज्म चलता है, सभी व्यवस्था आज के विकास के अंतर उपनिवेशवाद पर आधारित है। फ्रांस देश से कितने न्यूक्लियर वेपन्स कितने हमने इकट्ठा किए हैं, तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को 10 बार जला डाल सकते हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास इसलिए रखते हैं। हमने क्या था, इस वेपन्स का उपयोग किया है, सिर्फ 2 वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, हिरोशिमा पर एक डाला, नागासाकी पर डाला 1945 में। उसके बाद एक भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पायलट कितने किए हैं, तो पृथ्वी को 10 बार जला डालेंगे, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास। और ये तो जैसा मैंने कहा, ये सब जो समस्या चलती है, ज्यादा उत्पादन करना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ने तो देश का जीडीपी बढ़ता है, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए जो सब बातें चलती है उससे प्रकृति पर बुरा असर होता है। अगर 2-4 उसके पहलू देखें, तो पहला तो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो घटते जाते हैं, रिसोर्स डिप्लीशन कहते हैं उसको, एक पहली समस्या बन जाती है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, रिन्यूएबल हो डिप्लीट होंगे, नॉन रिन्यूएबल हो डिप्लीट होंगे। एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो घटते जाते हैं। कोयला ज्यादा जल रहा है, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम ज्यादा जलाते हैं, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, यूरेनियम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम खत्म। तो जो बेसिकली 3 मान रहे हो रिसोर्सेज दैट वी यूज, कोल, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड। और इस एनर्जी के उपयोग के कारण बाकी जो रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेस्ट जंगल हो या फिर पानी हो या फिर विविध खनिज हो और हो, तो वो भी डिप्लीट होते हैं। जितना एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे पोल्यूशन बढ़ता है, केमिकल्स का ज्यादा उपयोग करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ता है, कचरा बढ़ता है, सब तरह का डिग्रेडेबल कचरा बढ़ता है, नॉन डिग्रेडेबल कचरा। तो अतिरिक्त उत्पादन के कारण ये सारी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती है। और पर्यावरण की जब ऐसी हानि होती है तो उसका संतुलन जो है बायोडायवर्सिटी घटती जाती है, बायोडायवर्सिटी जैसी कम होती जाएगी, संतुलन खतरे में आता है। तो आज का चित्र हम देखते हैं तो पर्यावरण की पूरी हमने मानो बर्बादी कर दी है। इट हैज बिकम वेरी डेलिकेट एंड ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे इसका कुछ जिक्र करते हैं, ओजोन डिप्लीशन थोड़ा तो अच्छा होगी, सी पर पैन है और वो एक समस्या दिख रही है। लेकिन प्रकृति की कुछ भी कह दीजिए उसके पैरामीटर्स है, प्रकृति की सेहत कैसी नापने के लिए सभी पैरामीटर्स की बहुत बुरी हालत है। तो ये समझ लेते हैं कि ये सारी जो समस्याएं हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और पर्यावरण ताकत की, उसका मूल कारण व्यक्ति के बढ़ते उपभोग के। और आज की व्यवस्था देखने में ये सब समझ में आता है व्यवस्था के, लेकिन जो सिस्टम बनाई है हमने जीडीपी बढ़ाने की और राष्ट्र का विकास जीडीपी के माध्यम से नापने की, उस उपभोग को और बढ़ावा दिया जाता है। सारा मीडिया क्या करता है, और उपभोग ये पुराना एक पे कोई नया आया है, ये देखो क्या अचल की चीज आई है, निरंतर हमें प्रवृत्त करता है अधिक उपभोग। हम पैसा ज्यादा कमाते हैं, वो कहते हैं पैसा कमाना पड़ेगा कि मुफ्त नहीं देने वाला है भाई, पैसा ज्यादा कमाना है। और जो पैसा उपभोग में खर्च करके बचता है उसके हम आउटपुट देते हैं और घर में संग्रह करके रख देते हैं। तो अर्थार्जन, अर्निंग, उपभोग, कंजम्पशन,
और संग्रह यानी पोजेशन और एक्यूमुलेशन, ये तीन समस्याएं और इन तीन के पीछे हम पड़ जाते थे और फिर हमारा आत्मविश्वास को जो है उसकी हानि करते। तो ये जो सब विचार मन में चल रहे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा था मेरा खुद का, तो मुझे लगा कि मैं नौकरी के बाद जो टेलीफोन नाम की कंपनी है, टाटा मोटर्स जिसे कहते हैं, उसमें नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था। मुझे लगा कि अच्छी बात नहीं है इस कंपनी में नौकरी करना, फिर ज्यादा कमाना, ज्यादा खर्चा करना, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी लाइफस्टाइल होगी लगी। एंड आई विल बी डिटेरियोरेटेड फ्रॉम विदिन। पर्यावरण का क्या होता है वो तो बहुत है, कि अंदर से मेरी मानव के रूप में जो मानव की जो उन्नति होने वाली है, मानव के रूप में वो होगी नहीं, मेरी अवनति हुई है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो दरमियान और कुछ स्टडी हुआ था, फिलोसॉफी का हुआ, इकोनॉमिक्स का हुआ, मॉडर्न फिजिक्स का हुआ। तो ये सारे विचार मन में थे और ऐसा लगा था कि भाई ये सारे विचार जो मेरे मन में क्रिस्टलाइज हुए थे वो कुछ किताब के रूप में लिखूं और समाज के सामने रखूं। ये जो समस्याओं का हल निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना है, तो कैसे हो पाए, किस लाइफस्टाइल से हो पाए। तो ये बात निश्चित हुई कि संयमित उपभोग की जीवन शैली से भी सभी समस्याओं का हल। फिर नौकरी छोड़ दी, पैसा थोड़ा जमा हुआ था, इकट्ठा हुआ था। मैं किताबें उस समय वैदिक गणित पर मेरी 2-4 किताबें मराठी में थी। तो एक ये था मन में निश्चित थोड़ा क्या ये था कि मुझे पैसा अगर चाहिए तो मैं लेखन करके पैसा कमा सकता हूँ, ये तेलुगु में नौकरी की मुझे जरूरत है, तो पढ़ने में काम करने की जरूरत है, तो नौकरी छोड़। फिर ये किताब है, रिसर्च गाइड की किताब है, मेरी पढ़ने की किताब है, वो लिखी। फिर मन में ये बात आती थी, उस समय मेरा विवाह भी हुआ था, थोड़ी सी मेरी पत्नी वो बीएमएस सीख रही थी उस समय, वो उसका पढ़ाई 1990 में हुई। तो इस सारे समय में हमारे घर में हमारे पति के स्वभाव जो चलते हुए समझते थे, हमें समझ इधर तो हुई है कि कैसा जीना है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, हाउ आवर लाइफस्टाइल शुड बी मोर एंड मोर इक्वल। ये समझ में पाए, लेकिन यदि आप में हम आचरण में लाने वाले हैं या नहीं, जैसे शहर में रहकर बताने वाले लोगों को कोई ऐसा जीना चाहिए, आप जिए, हम नहीं जिए, ऐसा नहीं चलेगा ना, हम खुद को जीना भी चाहिए। तो हमें सोचा कि पूरे शहर को हमें छोड़ना चाहिए, बिकॉज़ वी लोग के अवस्था से स्मॉल सिटी और स्मॉल विलेज इम्पोर्टेंट। तो 1993 में हमें संभव हुआ। और महाराष्ट्र में जो कोकण का इलाका है, कोस्टल एरिया जिसे कोकण कहते हैं, तो रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी जिले में दापोली करके था। तो दापोली गांव से कुछ 17 किलोमीटर की दूरी पर कुड़ावले नाम का गांव है, वहां जाकर सेटल हुआ। ये बात है 1993 की, और हम 31 साल वहां रहते हैं और हमारी जीवन शैली जितनी प्रकृति के साथ जीने का प्रयास चल रहा है तो निरंतर चल रहा है। तो 2-4 मुद्दे आते हैं। पहले तो रिसोर्सेस का, तो रिसोर्सेस का हमारा जो सोच करते हैं वो है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अधिकतम उपयोग करेंगे रिन्यूएबल। तो घर हमने जो बांधा है उसके लिए हमने कच्ची मिट्टी का उपयोग किया। तो हमारी सारी दीवारें जो है वो कच्ची मिट्टी की, उस पर जो प्लास्टरिंग किया है वो मिट्टी का है, और साल में एक बार उसको गोबर से आप लिपाई कर देते हैं तो काम होता है। तो सीमेंट का इस्तेमाल बहुत बहुत कम है, जो खंभे है वो स्टोन के है और सीमेंट के, उधर ही बस सिर्फ सीमेंट का उपयोग है, बाकी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। और घर की जमीन जो है वो भी मिट्टी की जमीन है, उसको भी लिपाई करनी पड़ती है गोबर के साथ, तो हम अभी तक करते हैं। तो 31 साल में ऐसे इको फ्रेंडली हाउस में रहे। उसका तुरंत लाभ ये मिलता है कि जो मिट्टी का जो घर है, कच्ची मिट्टी का हम इसे कहते हैं, कच्चा घर जो कहते हैं, वो समर में कूल रहता है और विंटर में वार्म। तो ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग इफेक्ट है, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है और प्रदूषण की हानि। जो ब्रिक्स हमारे इस्तेमाल करते हैं, बर्न ब्रिक्स जिसे कहते हैं, इसके लिए कितना प्रदूषण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बर्न ब्रिक्स की जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी क्या हमेशा के लिए बर्बाद है। आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो में कुछ एक्सकेवेशन हुआ तो 5000 साल पहले की ईंटें वहां मिली। तो देखिए 5000 साल के लिए मिट्टी हमने बर्बाद कर दी, बर्बाद की उसको। क्या बर्न ब्रिक्स कहते हैं उसका, क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ईंट जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं आप? हाँ? पक्की पक्की ईंट है। पक्की करते समय जो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो पक्की ईंट से मिट्टी जो है तो सदा के लिए बर्बाद हो जाए। तो हमारी मिट्टी अगर हमारे घर टूट भी गया तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी,
वो अगले साल पेट बढ़ने शुरू होते हैं। तो खरीदने पे अच्छा रहा, हमारी सेहत के लिए अच्छा। और इससे ऐसा रहता है कि घर ऐसा अगर समर में कूल रहता है तो हमारे पास फैन की जरूरत नहीं है। वहां का इलाका जो है बिल्कुल हॉट एंड सल्टी है, लेकिन फैन की जरूरत नहीं रहती। हमने पेड़ जो है आजू बाजू के, जैसे कि वैसे क्या माइक्रो क्लाइमेट जो कुछ है वो हमने प्राकृतिक रखा है, तो हवा जो आती है घर में वो ठंडी हवा। और ऊपर हमने कवेलू डाल दिए हैं पूरे मुखिल के लिए, तो गर्म हवा है वो कवेलू पे जो छेद रहते हैं उसमें से बाहर चली जाती है और खिड़कियों और दरवाजों से ठंडी हवा आती है। तो नेचुरल एयर कंडीशनिंग इफेक्ट जो है, वेंटिलेशन जो है वो अच्छा रह जाता है। हमारे एनर्जी का इस्तेमाल जो है बिजली का फैन के लिए जो लगता है वो कम हो गया, हमारे घर में फैन नहीं है। तो हमारे घर में बिजली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ हमारे बल्ब है, हर कमरे में एक बल्ब है बिजली का, और मोबाइल का चार्जिंग, बस इसके लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो हर महीना हम 1 या 2 यूनिट कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली की इस्तेमाल तो करनी पड़ी, we could not refuse electricity, but we have reduced this use to 1 or 2 units per hour, इतना कम कर। दूसरा नॉन रिसोर्स है पेट्रोलियम। तो मैंने पहले से तय किया कि मैं पेट्रोल वाला व्हीकल कभी चलाऊंगा नहीं, लूंगा, खरीदूंगा भी नहीं, चलाऊंगा भी नहीं। तो अभी तक मैंने, मेरा 65 साल की उम्र है, तो लेकिन पेट्रोल वाला व्हीकल चलाया नहीं। मैं पुणे में आज भी जाता हूँ तो साइकिल पे सारे काम, और गांव में तो सारी कामें जो है पैदल चलकर होती है, या तो फिर दूरी पर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाना। तो प्राइवेट व्हीकल जो है वो लिया है, और पेट्रोल पर खर्चा होता नहीं है, पेट्रोल का धुआं नहीं करते, तो हवा अच्छी रहती है, कार्बन एमिशन हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो कुछ है बिल्कुल कम हो गया पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं। पेट्रोल का इस्तेमाल तो व्हीकल के लिए नहीं करते, पूरी पत्नी के मन में आया कि हमारे घर में एलपीजी है, सिलेंडर जो गैस जो इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग गैस जो कुछ है, वो एलपीजी का इस्तेमाल हम क्यों करें। पूरा से गए थे कि एलपीजी का कनेक्शन था हमारा, कनेक्शन वाला वो मिल गया। तो बॉडी वाले ने किया कि हम ये गैस घर से निकालने वाले थे, तो उसको 11 साल लगे घर से गैस निकालने के लिए। तो 1993 में हम कोकण में गए, 2004 में हमने गैस जो घर का है तो कनेक्शन वापस। अभी से 20 साल हमारे घर में फिर चूल्हे पर सारा रसोई का काम होता है। तो लकड़ी कहाँ से आएगी, तो हमारे गांव में एक प्राचीन परंपरा भारत में है, देवराई सैक्रेड ब्रूस की। क्योंकि सुना है आपने देवराई शब्द सुना है, सैक्रेड ब्रूस शब्द सुना है। हमारे पूर्वज ये चाहते थे कि हर गांव का एक जंगल होना चाहिए, अपना एक फॉरेस्ट होना चाहिए। तो फॉरेस्ट लोग मेंटेन कैसे करेंगे, तो धर्म के माध्यम से फॉरेस्ट मेंटेन करने का एक तरीका उन्होंने खोजा, सोशल इंजीनियरिंग का उसका कि उस एक पहाड़ पर जो पूर्व काल में जो सब जगह फॉरेस्ट ही था, तो एक पहाड़ पर एक कुछ मूर्ति की भगवान की स्थापना की, उसका मंदिर बनाया होगा। लोगों को बताया कि मंदिर जो है ये भगवान जो है उनका ये जंगल है, ये जंगल को काटना नहीं, अगर जंगल को काटेंगे तो भगवान की आप पर ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं आपको, गुस्सा हो जाएंगे भगवान, तो आपका बुरा हो जाएगा। तो भगवान के डर से, श्रद्धा जो थी भगवान पर, उसकी वजह से ये जंगल लोगों ने रखे। तो अगर भारत में हम देखते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हर एक ग्राम वन जिसे कहते हैं, विलेज फॉरेस्ट की ये संकल्पना। राजस्थान में उसे देवारण्य कहते हैं, महाराष्ट्र में देवराई कहते हैं, तमिलनाडु में सर्पकाऊ कहते हैं उसके। लेकिन ये परंपरा पूरे भारत है कि हर गांव में जंगल, तो जंगल हमें जो कुछ हमारे जीवन के लिए लगता है, शुद्ध हवा में मिलती है, पेड़ मिलते हैं जंगल में, तो पानी जो गिरता है हमारे वो पहाड़ के अंदर जाता है, और पूरा पहाड़ जो है देवराई का अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है, 12 मास लोगों को पानी मिलता है, नदी में जो बहता है हमें ईंधन मिलता है। और देवराई का जो नियम बेसिकली रहता है, कटिंग इज नॉट अलाउड, ओनली कलेक्शन इज अलाउड। ये नीचे गिरी है सूखे क्या कहते हैं गाड़ियां वगैरह, वो हम ले आते हैं, वो हमारा ईंधन है। उस ईंधन पे हम पूरा हमारा चूल्हा जो कुछ है वो चलते हैं, और वो पार्ट चलते रहता है, ईंधन इकट्ठा करते रहते हैं, तो काट कर तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। तो अब कहेंगे ना आप तो चूल्हा जलाते हैं और कैसे क्या कार्बन एमिशन नहीं करते। तो बात ऐसी है कि चूल्हे में जो लकड़ी जलती है वो कार्बन एमिशन करती है, लेकिन वो प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन न्यूट्रल। देयर इज नो नेट एडिशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अब पेट्रोलियम जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, देयर इज नेट एडिशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो वो लकड़ी जलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा वो वही जंगल अंदर ले लेगा, उसका रूपांतरण करेगा कार्बन में और ऑक्सीजन दे देगा।
तो ये जो कार्बन एमिशन की बात है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात है वो स्थानिक स्तर पर पूरी हो जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चूल्हे में लकड़ी जलाना क्योंकि बुरी बात नहीं है, पेट्रोल जलाने से चूल्हे में लकड़ी जलाना अच्छी। और हमें फिर उसके और अलावा हमारे पास बहुत सारे सोलर कुकर है, जो धूप में रखते हैं तो हमारा किचन का आधा जो काम है कुकिंग का सोलर कुकर में होता है, तो लकड़ी का इस्तेमाल भी और कम हो जाता है। तो इस तरह से हम और इको फ्रेंडली फ्यूल्स की ओर या ईंधन की ओर गए। तो गैस से निकाल दिया, पेट्रोल का उपयोग कम कर दिया, पानी का उपयोग कम से कम करते हैं, पानी का रिसाइकलिंग करके जो खराब पानी है बाथरूम का या हमारे किचन का जो है वो हम पेड़ों को देते हैं, तो पेड़ उस पानी पे पड़ते हैं, पानी का रिसाइकलिंग हो गया। कागज का इस्तेमाल कम करते हैं, कागज का पूरा इस्तेमाल हो ही नहीं। मैंने करीब अब बताऊंगा आपको, मैं बताना चाहूंगा मैंने कुछ 35 किताब लिखे, but not a single letter I have written on a both side blank paper। पूरे कागज पे मैंने कुछ निकाल के लेखन किया नहीं है, तो वन साइड ब्लैंक पेपर रहते हैं ऊपर ही मैं लेखन। तो मिलते ढेर सारी जगह से हमें कागज मिलते रहते हैं जो वन साइड ब्लैंक होते हैं, उस पर ही लेखन। तो पिछले 40 साल से मैं लेखन कर रहा हूँ, पूरा लेखन मेरा जो है वो इस पर होता है। पहले तो ऐसे कागज मिलते नहीं, ज्यादा मिलते नहीं थे, तो मैं बाजार में कंप्यूटर वेस्ट करके कागज लिखे, तो वो कंप्यूटर पे जो निकलते हैं कागज ना वो एक साथ प्रिंटेड होते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स वाले कागज है वो बैक साइड ये रहते हैं, ब्लैंक रहते हैं। तो बाजार से मैं खरीद कर लाता हूँ कागज और उस पर लिखता हूँ। तो ऐसे पूरा लिखा करके लेखन करता हूँ। तो कागज का इस्तेमाल करना तो पड़ता है, आई कैन रिड्यूस राइटिंग, बिकॉज़ राइटिंग इज माय क्या कहते हैं पैशन है, मिशन है, प्रोफेशन है, तीनों मेरा एक ही राइटिंग। तो उसके लिए लिखना तो पड़ता है, तो फिर ऐसे कागज पे तो इस तरह से हम कागज का इस्तेमाल कम करते हैं। वो कागज भी अगर काम होने के बाद रिसाइकलिंग के लिए जाए, वेस्ट पेपर जो है इसकी हम ख्याल करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल टालने का यथासंभव प्रयास करते हैं। 100% पॉसिबल नहीं होता, बाजार से आता ही है प्लास्टिक, लेकिन वो जो प्लास्टिक का कचरा बनता है इधर उधर न फेंकते हुए वो फिर रिसाइकलिंग को देना, ये बात हम करते हैं। कपड़ों की संख्या हमारी जो है वो कम से कम हो, कम न्यूनतम हो, कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ क्लोथ, इसकी हम ये ख्याल करते हैं। 2 या 3 अगर कपड़े की जोड़ हमारे पास है तो बस हो गए, ज्यादा रखते नहीं करते। कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं तो कॉटन के वाले भी देखते हैं हम। सिंथेटिक फाइबर है क्या है, सिंथेटिक फाइबर बनता है किससे, पेट्रोलियम ऑयल से। तो पेट्रोलियम का अगर व्हीकल में इस्तेमाल नहीं करते, एलपीजी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, तो कपड़े सिंथेटिक क्यों पहने। तो कपड़े जो पहनते हैं वो कॉटन के होते हैं और ज्यादातर वो खादी के होते हैं जो समर है उत्पन्न। तो इस तरह से हम ऊर्जा का ख्याल करते हैं, संसाधनों का ख्याल करते हैं और टेक्नोलॉजी का भी ख्याल। टेक्नोलॉजी हमारे घर में हमें स्थान दिया है टेक्नोलॉजी को। हमारे घर में कोई भी गैजेट, किचन में हमारे कोई गैजेट नहीं है, हमारे फ्रिज नहीं है, मिक्सर नहीं है, कुछ नहीं है, वॉशिंग मशीन हमारे घर में नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक मोबाइल नाम का एक जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास है, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते, कम्युनिकेशन के लिए तो लगता है, तो वो सिर्फ हमारे लिए है, हमारे पास है। लेकिन वो भी हमने ऐसा किया तो बटन वाला जो फीचर फोन जिसे कहते हैं वही मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। और मेरी पत्नी और मैं दोनों में एक ही मोबाइल है। तो मैं 8 दिन बाहर खड़ा हूँ, कल मैं थोड़ा से निकल पड़ा सुबह को, तो मेरी पत्नी के पास वहाँ मोबाइल है, मेरे पास 8 दिन मोबाइल रहेगा। तो मैं कम्युनिकेशन कैसा हुआ, तो कैसे होगा, 8 दिन तक कोई मुझे कम्युनिकेट नहीं करता। जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे बताएगी कि दिन के फोन आए थे, इनको कुछ मैसेज देना, बस 8 दिन में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। तो मोबाइल को भी इस्तेमाल करना तो पड़ता है, लेकिन उसको किसी तरह कंट्रोल जिसे कहते हैं न्यूनतम उसका उपयोग करना है वो कर। तो इस तरह से ये सब चलते रहता है। इसके अच्छे असर हमारे स्वास्थ्य पर जो होते हैं उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का हमें लाभ होता है, जो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। आज की आधुनिक जीवन शैली जो है, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो कुछ है, वो शारीरिक स्तर पर भी बर्बादी करती है और मानसिक स्तर पर स्ट्रेस को बढ़ावा, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ढेर सारी डिप्रेशन है, ढेर सारी समस्याएं मानसिक। तो इनका हल है अपनी जीवन शैली की गति कम करना। जब हम ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिक करते हैं, तो 3 बातें हमारे जीवन की अत्यधिक बढ़ती जाती है। पहली तो जीवन की गति अत्यधिक बढ़ती है, दूसरा जीवन का क्षेत्र जो है फील्ड ऑफ ऑपरेशन दैट इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दीस टू द कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर लाइफ दैट। तो जीवन की गति, जीवन का क्षेत्र और जीवन की जटिलता जो है वो बढ़ती जाती है।
और जब ये तीनों हमारे मस्तिष्क के सहन के क्षमता के बाहर जाती है तो अंदर से टूटना शुरू होता है हमारा, वी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम विद इन। तो ये जानने के लिए कि मर्यादित गति से जीवन जीना है, ज्यादा गति जीवन को होनी नहीं चाहिए, शांत गति से धीमी गति से जीना है, मर्यादित क्षेत्र में स्थानिकता जो मूल्य हम कहते हैं लोकलाइजेशन, तो लोकलाइज पर सभी अगर हमारा जीवन हो तो अच्छी बात है, और कॉम्प्लेक्सिटी जितनी जीवन में कम हो अच्छी बात। तो तीन बातों पर हम ख्याल करते हुए तीनों का हमने कम कर दिया कि जीवन की गति इससे ज्यादा नहीं होगी, दौड़ धूप नहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ पैसा कमाने के लिए भी दौड़ धूप नहीं करनी है और आगे किसी काम के लिए भी नहीं। तो इस तरह से हमने कुछ संयमित कहते हैं, इस तरह से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं और उसका स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल सबका अच्छा है। मैं और मेरी पत्नी दोनों को एक दिन भी हॉस्पिटल में रखना नहीं पड़ा, पिछले 40 साल हो गया हमारे विवाह होने पर, तो एक दिन भी नहीं जाना पड़ा। बच्चे हमारे वहां पढ़े, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं हमारे, दोनों वहीं पैदा हुए, वहां बड़े, ऐसा कह सकते हैं। तो उनको भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, सबका स्वास्थ्य अच्छा है और वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम शांति से जीवन जीते हैं और समाज का आगे संतोष से जीवन जीते हैं कि हमारे हानि न करते हुए, परिवार की हानि न करते हुए, समाज की हानि न करते हुए, प्रकृति की हानि न करते हुए जीते। तो इसका एक आंतरिक समाधान मिलता है। और फिर ये लाइफस्टाइल ऐसे जीने का एक हिस्सा है, हमारे पूरे मिशन हम कहेंगे उसका कि तो ऐसा जीना चाहिए हमें। और दूसरा, लोगों को ये लाइफस्टाइल की बातें पहुंचानी कि भाई क्यों ऐसा जीना है। अब शहर में रहते हैं, जब करते हुए किसके सोचो, मतलब शांति से बैठे हो जगह सोचो कि किसके चल रहा है, किसने इतना पैसा चाहिए आपको, इस पैसे का आप क्या करते हैं, ज्यादा पैसा होता है उसको आप कैसा खर्चा करते हैं, आप संग्रह कितना करते हैं घर में, ढेर सारी चीजें, इतना घर में 2 या 3 लोग होते हैं तो 3 BHK का फ्लैट ले लें, तो 3 BHK में कितने लोग रहने वाले, कोई रहता नहीं होता, खाली पड़ा हुआ रहता है कि पैसा है और बड़ा फ्लैट, और एक कार थी, 2 कारें हो गई, बढ़ती रही, कारों की संख्या बढ़ती गई, 2 व्हीलर की संख्या बढ़ती गई, घर में ढेर सारी चीजें लाते हैं, बाजार से मॉल में जाते हैं खरीद करके लाते हैं, घर में एक म्यूजियम बन जाता है घर, इसके बाद तो नहीं कर पाते इतनी सारी चीजों का, लेकिन संग्रह करते हैं। तो इसका इतना बुरा असर होता है खुद पर और प्रकृति पर। तो लोगों को बताते हैं कि अच्छी जीवन शैली कौन सी है, वो जीवन शैली क्यों ऐसी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, व्हाई एंड हाउ, ये दोनों बातें बताते रहते हैं। फिर लेक्चर्स के माध्यम से बताते रहते हैं और शिविर लेते हैं, जैसे आप ऐसे शिविर के लिए यहाँ आए हैं तो निसर्ग आए शिविर करके तो 1 दिन का या 2 दिन का शिविर लेते हैं, जगह जगह जाकर कई जगह बोला था जब जाते हैं दोनों मिलकर और लोगों को थोड़े विस्तार से और गहराई से ये बातें बताते हैं कि वे किस लिए ऐसा जीना। और फिर लेखन करता हूँ, किताबें मैंने कहा कि मैं कुछ बड़ी किताबें जो है 100-200 पृष्ठों से बड़ी वाली, कुछ 25 किताबें हैं, 10-15 छोटी किताबें हैं, 50 पेजेस, तो लेखन करते रहता हूँ। उस माध्यम से भी लोगों तक ये विचार, ढेर सारे विचार जो है इस विषय के विभिन्न अंग तो लोगों के सामने रखता हूं। और पिछले 20 साल से आपको ये चलाता नहीं हूँ, 2001 से 2021 तक एक छोटी मासिक पत्रिका में चलाता था, खुद ही प्रकाशन करता था, उसका नाम था गतिमान संतुलन, डायमंड में इंग्लिश में। तो मराठी में मासिक पत्रिका चलती थी और महाराष्ट्र में उसकी कुछ 1500 वार्षिक थी उसकी, तो वहां से लोगों को क्या है कोरोना के काम में कुछ बिगड़ गया, और ये सब था, आर्थिक जो की बातें थी तो बंद कर दी। लेकिन वो 20 साल तक वो बहुत चला है कि मासिक पत्रिका के माध्यम से हर महीने लोगों के विचार हो, तो इस तरह से हमारा काम चलता है। और फिर ये मिशन बन रहा है हमारा कि लोगों को ये बातें पहुंचाना, एक मिशन, और दूसरा उस तरह से जीना और जीकर बताना, ये महत्वपूर्ण है। फिर बातें बताते हैं ठीक है, थ्योरेटिकली आप कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप वैसा जीकर बताते हैं, इफ यू लिव लाइक दैट इट कैन मोर वेट। तो आग्रह ये है कि भाई ऐसा जीना भी चाहिए, और ये जीने की प्रक्रिया भी है, 100% हमें पॉसिबल हुआ है सभी बातें ऐसा में नहीं होगा, केवल निरंतर प्रयास चलते रहता है कि भाई जो गलत बातें हम करते हैं वो कम कैसी होती जाएगी, अच्छी बातें जो है वो और बढ़ती कैसे, ये तो प्रयास निरंतर हमारा चलते हैं। तो इस तरह से ये सब हमारा चल रहा है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई आपके जीवन में आपको इसका विचार करना होगा। यदि यू आर स्टूडेंट, बोथ ऑफ यू आर स्टूडेंट, 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं आप, तो आगे 1-2 साल में आप नौकरी या ऐसे कुछ व्यवसाय की तलाश में होगी कि क्या करेंगे आगे।
तो आपको ये तय करना पड़ेगा शायद कि जो बहुत अच्छे विचार बाबा जी ने दिए हैं आपको, वो तो आपके साथ रहेगी। तो आपके जीवन को आप कैसा आकारित करते हैं? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, फिर परिवार बनता है तो कैसा होना चाहिए, हमारे लड़कों पर किस तरह के संस्कार होने चाहिए, ये सब आपको अभी तय करना है। और शायद उसके लिए हमारे कुछ हमारा प्रस्तुति बने की वो अगर आपके उपयोग में आई, मैं समझो कि अच्छा होगा, मैं आपसे आगे और मेरा आपके सामने मुझे बातें रखने का क्या होगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है इसके ऊपर सवाल तो आप पूछ सकते हैं हमारे पास। हाँ पहले तो सुन के बहुत अच्छा लगा आपका, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आए जैसे आपका जीने को लेकर के बहुत ज्यादा वो है, जी करके बताना बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको जब सुन रहे हैं, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से जब आपको सुन रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे कि वो पेज एक तरफ ब्लैंक रहता है, पुलिस को लिखते हैं ऐसा 40 साल तक किए, तो ये मतलब ये कैसे करते हैं, मतलब ये कंसिस्टेंसी, मतलब बीच में हम कभी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, मतलब अलग चीज करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि इसको कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप 40 साल से इसको कैसे कर पा रहे हो, बीच में तो छूट जाता है। पर उसी तरह इक्विपमेंट का बात कर रहे थे एक मोबाइल में, तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, फिर इसमें मोटिवेट करते हैं कि आप इसको कैसे करते तो जवाब क्या बोले, करते हैं बस, कंडीशन है इसलिए करते हैं तो वो करते हैं। वो करना है ना, अगर अच्छी बात है तो करनी चाहिए, हमारे जीवन का भाग होनी चाहिए, तो बन गई। और एक बार आदत पड़ गई तो वो बहुत लगता नहीं, आप पता नहीं, पर आपको कुछ उससे आचरण से सीखना क्या, 40 साल वो कैसा, ठीक है, करना शुरू करते हैं तो वो से रूटीन बन जाता है। अच्छे पेपर का इस्तेमाल करना, पेपर कैरी करने का इस्तेमाल करना, सीधे के सारे काम है वो हाथ से करना, किसना हो या नहीं करना हो तो हाथ से करना। तो ये जीवन शैली की बात बन जाएगी, क्योंकि कठिनाई नहीं है कुछ एक फिजिकल पीरियड के बाद, बस करते हैं। हैं। और क्वेश्चन था आपका, वो बुक देख रहा था होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, तो आप जो भी लिखते हैं तो वो आपने पूरी तरह से अकेले में लिखा हाँ ये उसमें समझ रहे हैं आपने, होलिस्टिक डेवलपमेंट, हाँ तो आपने पूरी तरह से खुद से उसको सोच के लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो आप पहले उसको जीए मूवमेंट फिर उसको लिखना स्टार्ट। बिल्कुल, ये दोनों एक साथ ही चलता है, जीना अलग नहीं है, सोच और जीना अलग नहीं है। आप सोचते भी है, जीने का प्रयास भी करते हैं, जीते हैं तो सोच आपकी और पक्की बन जाती है, नई सोच मन में आती है, ये चलते रहता है ना। कुछ पठन होता है, किसी का कुछ सुनते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, तो सोच और बनती जाती है, ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया। तो पिछले 40 साल से ये प्रक्रिया शुरू है, नया नया लेखन करता हूँ, नए नए आयाम मेरे मन में निर्माण होते हैं, उसका अध्ययन होता है, वो प्रस्तुत करता हूँ, जीने का प्रयास करता हूँ, तो तीनों बातें एक साथ चलती है। वही तो, मतलब जीने से ये सब थॉट आते हैं, फिर हाँ। आगे वो लिखने में बिल्कुल ये तो पढ़ के आसानी से कोड पे बताया जा सकता है। हाँ लेकिन आपने जो किया है वो जी करके वो ज्यादा लगता है। बिल्कुल हाँ नहाने में पानी का इस्तेमाल करके कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो नहाने में केमिकल फ्री हम स्नान कर नहीं पाते हैं, हाँ लेकिन कपड़ा धोने में केमिकल इस्तेमाल करना हाँ तो ये दिक्कत होता है। उसके लिए मराठी में उसे लिखा है, एक सोप की अंग्रेजी में कहते हो, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर रोज कपड़े को साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर रोज नहीं लगाना पड़ता। अब हफ्ते में एक बार या कई कपड़ा 2-3 बार धोया तो सारे पानी से, तो चौथी बार इसको साबुन लगता है, तो ऐसा करते हैं हम। बात सोप जो इसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, 25 साल से हमें शरीर को, हमारी स्किन को सोप नहीं लगा है, सिर्फ सादे पानी से नहाते हैं, या तो ओपन का उपयोग करते हैं, या शिकाकाई कहते हैं, शिकाकाई आप हिंदी में है तो शिकाकाई का उपयोग करते हैं। हाँ तो ये उपयोग करते हैं, साबुन तो नहीं लगा। फिर कपड़ों को लगाना पड़ता है कि बाहर जाते तो कपड़े अच्छे होने चाहिए ना, उसको मिट्टी का अगर कलर है तो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो उसके लिए साबुन लगाना पड़ता है। तो महीने में 1-2 बार साबुन लगाना पड़ता है बस। और वो भी हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते, जो पीला वाला ऑयल तेल कहते हैं या पीला वाला साबुन रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग हम करते हैं।